So hi guys and welcome to another video on our channel. So मैटी यार बताओ सबको आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं और ये वीडियो किस पर्पस के लिए। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था हमारे अपने अपने पर्सनल इंटरव्यू और प्लेसमेंट के एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो अगर वो वीडियो मिस कर दिया या देखा नहीं तो चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको दिख जाएगा। तो जो हमने महसूस किया है कि एक कम्युनिकेशन गैप था हमारे सीनियर्स और एलुमनाई के बीच में। तो बहुत हेल्प आता है उनका एडवाइस, उनके सजेशंस, उनके एक्सपीरियंसेस अगर जान पाए। तो हमारे टाइम पे हमें लगा कि वो हमें मिल नहीं पाया। तो वही चीज़ हम चाहते हैं कि आप फेस ना करें। हम अपने पीसेस ऑफ हमारी साइड से, हमारे पर्सपेक्टिव से जो एडवाइस और टिप्स एंड ट्रिक्स दे पाए आपको, वही देने आए हम। तो मतलब बेसिकली तो कहना चाह रहा है जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में गैप है। मतलब हमने भी देखा है कि बात ही नहीं होती, कुछ पता ही नहीं चलता सेकंड ईयर वालों बच्चों को फोर्थ ईयर वाले बच्चों से कि प्लेसमेंट्स के लिए क्या करना चाहिए, क्या हम अपने काम बचाने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे हम स्मार्ट वर्क कर रहे हो, सिर्फ हार्ड वर्क ना कर रहे हो, ताकि हम प्लेसमेंट्स और कंपनीज को टारगेट कर पाए स्पेसिफिकली। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, आज हम वही वाली बात करने वाले हैं। और हम क्योंकि अच्छे सीनियर्स हैं, हमारे सीनियर्स ने हमारी हेल्प नहीं करी तो कोई बात नहीं, हमने सोचा हमें तो करनी चाहिए ना अपने अपने जूनियर्स की हेल्प, है ना। हमें किसी ने बोला नहीं लेकिन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आज इसीलिए हम आपको 5 ऐसे पॉइंट्स देने वाले हैं जिसके जिनको आप यूज करके आप एक अच्छी प्लेसमेंट ले पाएंगे एमिटी, ठीक है। तो ये सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट के लिए होने वाले हैं, ऑफ कैंपस के लिए भी हम और वीडियोस बना सकते हैं। आपको भी वॉच टाइम चाहिए तो हम और वीडियोस निकालने वाले हैं उसके, ठीक है। तो प्रियंकर क्यों ना तू फर्स्ट पॉइंट बता दे सबको एक बारी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही होगा कि सीजीपीए अच्छी रखो, मेंटेन अ गुड सीजीपीए। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, फर्स्ट ईयर तुम्हारा जो होता है उसमें ज़्यादा कोर सब्जेक्ट्स होते नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो डुएबल होते हैं। तो ऐसा होता है कि हम बहुत लाइटली लेते हैं। हमने जो देखा अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स में, सबसे ज़्यादा लो स्कोर बैक्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट इन दोनों सेमेस्टर्स में होती है। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि मस्ती बिल्कुल मत करो, बट करो, रिस्पॉन्सिबली करो, एक सीजीपीए मेंटेन करो। अब कितना करो? हमारे हिसाब से 8 and अबव इज अ गुड सीजीपीए। क्या होती कि कंपनीज जो आती है फॉर्म भरने के लिए, उनका एक शॉर्ट लिस्ट, उनका एक कट ऑफ होता है कि 8 and अबव कैन अप्लाई फॉर दिस। तो हम नहीं चाहते कि तुम अपनी सीजीपी की वजह से तुम उसमें सिलेक्ट ही ना हो पाओ। सिलेक्शन तो बात की बात है, एग्जाम में एटलीस्ट बैठ पाओ। तो सही अगर बात। 8 भी तुमसे लग रहा है कि हाई हाई है थोड़ा बेंचमार्क तुम्हारे लिए, एटलीस्ट 7.5 के आसपास रहना ट्राई करो। 7.5 to 8 एटलीस्ट मेंटेन करने की ट्राई करो। इतना मुश्किल है नहीं, कर ही सकते हो, आराम से हो सकता है। एग्जाम से एक हफ्ते पहले पढ़ के भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर रोज तुम फर्स्ट बेंच पे बैठ के टीचर से हर रोज सारे नोट्स लो, सारे असाइनमेंट टाइम पे करो, बल्कि के रोल भी खाओ, लेकिन थोड़ा जल्दी भी काम कर लेना। हाँ नहीं मतलब एक हफ्ते पहले तभी हो सकता है। वैसे अगर तुम थोड़ा बहुत क्लास में सुन रहे थे तो तब हो पाते, हाँ, तुम्हें आइडिया है, लेकिन एकदम से अगर एक हफ्ता लगाओगे तो थोड़ा मुश्किल होता है। 8 सीजीपीए तो मतलब आ जाएगी, लेकिन और अगर अच्छी करनी है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, और एक और चीज बात करना चाहेंगे कि अगर किसी की फर्स्ट ईयर में या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में बेकार सीजीपीए आ चुकी है, वो थर्ड ईयर में आ चुका है, तो उसको भी डरने की कोई बात नहीं है। सीजीपीए बाद में भी इम्प्रूव अच्छे से तुम कर सकते हो, उसमें तुम डरने की बात नहीं है। मतलब बेसिकली जैसे मेरी भी फर्स्ट सेमेस्टर में 6.23 आई थी सीजीपीए, ठीक है। तो मेरे को अच्छे से याद है, मैं फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देने गया था फिजिक्स का, और मैंने पीछे वाले बंदे को बोला था भाई तू बस 23 मार्क्स का दिखा दियो, मैं अपने आप उठ के चले जाऊंगा, तुझे कुछ बोलूंगा भी नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी कम थी सीजीपीए, लेकिन जब कम आई मेरी, उसके बाद मैंने अपने आप पे काम किया, तो मेरी उसके बाद से सबसे सब्सिक्वेंट सारे सेमेस्टर्स में 9+ आई सीजीपीए, ठीक है। तो सीजीपीए बाद में भी इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन हमारा पॉइंट ये है शुरू से करोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी इतनी। तुम कंसिस्टेंटली अपनी सीजीपीए अच्छी रखोगे और तुम्हें एक बारी में सारा लोड नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 8+ सीजीपीए हम तो बोलेंगे कि रखो ही रखो, क्योंकि ताकि तुम सारी कंपनीज में बैठ पाओ। क्योंकि कोई भी अच्छी ड्रीम पैकेज आता है, कोई अच्छी कंपनी आती है, तो फिर उनका 8 थ्रेशोल्ड होता ही है मोस्टली, ठीक है। और वो ये बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। तो इस वजह से तुम अपनी सीजीपीए अच्छी रखो। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमारा रहेगा एप्टी का इम्पोर्टेंस। एप्टी को एक एप्टी मतलब एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं, जनरल एप्टीट्यूड। अब इसमें जनरली 3 चीजें आती हैं हमारी। एक है वर्बल एबिलिटी, वीए जिसे कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, एलआर, और हमारा क्वांटिटेटिव एबिलिटी, दैट इज क्यूए। तो क्वांटिटेटिव में मैथ्स आता है, एलआर में तुम समझ रहे हो जो लॉजिकल जो चीजें होती हैं, पैटर्न समझना, वो चीजें, और वर्बल में इंग्लिश की चीजें आती हैं।
तो हमारा जो जनरल इंडिया में सारे कॉलेजेस में ऐसे होता है रिक्रूटमेंट कि पहले एक जनरल टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो क्लियर करना होता है, फिर आते हैं हम कोडिंग राउंड में, कोडिंग राउंड से टेक्निकल राउंड में। किसी कंपनीज के एचआर होते नहीं होते वो बात अलग है। तो ऐसा है कि तुम डीएस तो पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, वही तुम्हारा प्रायोरिटी होना है। बट डीएस आता है तुम्हारा टेक्निकल राउंड और कोडिंग राउंड में, फर्स्ट राउंड भी क्लियर करना होता है और वो सबके लिए कॉमन है। अब इंटरव्यू क्या होता है कि इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है, तुम्हारा किस्मत अच्छा हुआ ना पूछे, इजी पूछे, लेकिन एप्टी तो सबका कॉमन है ही, उसमें तुम अपना किस्मत नहीं लगा सकते। तो थोड़ा एप्टी पे भी ध्यान देना, बहुत हाई लेवल एप्टी नहीं आता, डुएबल चीजें होती हैं, जैसे मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं कुछ एपीजीपी के जो फॉर्मूले जो भूल चुके हो तुम 12th में, वो थोड़े रिवाइज कर लेना। वर्बल के चीजें, इंग्लिश ग्रामर, लॉजिकल के भी कुछ सिंपल फॉर्मूलाज देख लेना, क्लॉक वाले, कैलेंडर वाले काम आएंगे तुम्हारी बेनिफिट होंगे। तो यार इसका कहने का मतलब ये है कि तुम ना एप्टीट्यूड को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मतलब मैंने ऐसे देखा है बहुत बच्चे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के ऊपर बहुत फोकस करते हैं और राइटफुली फोकस करते हैं, क्योंकि पूछा जाता है सारे इंटरव्यूज में, टेक्निकल राउंड से पूछा जाता है। लेकिन एमिटी के अंदर एप्टीट्यूड के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करा जाता है। तो ऐसा बहुत सारी कंपनीज के अंदर होगा कि तुम्हारे जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे उनके अंदर सिर्फ एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, और उसके बाद टेक्निकल राउंड में तुम जाते हो तब जाके डीएसए पूछा जाता है, और सबसे भी नहीं पूछा जा रहा डीएसए। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगी और तुमसे डीएसए पूछा जाए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है एमिटी के अंदर। ठीक है, तो एप्टीट्यूड सबसे पहले तुमको अपना करना पड़ेगा सही, क्योंकि वो तो हर कंपनी पूछ ही रही है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ कैंपस कंपनीज में सिलेक्ट होने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ऑन कैंपस भी काफी अच्छी कंपनीज जो आती है उनके अंदर सिलेक्ट होने के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट एप्टीट्यूड भी है, जिसके ऊपर तुम ढंग से फोकस करोगे और उसके क्वेश्चंस अगर तुमने सॉल्व करे, रिवाइज करे हुए होंगे अपने कॉन्सेप्ट जो तुमने 11th में पढ़े हैं, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ऑन दैट नोट प्रियंकर जरा सबको अब थर्ड पॉइंट बता दो, हमारा थर्ड टिप क्या है सबके लिए। तो थर्ड पॉइंट इज विच कंपनी टू पिक एंड विच नॉट टू पिक। तो ये कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा कंपनी तुम्हारे लिए सही है, कौन सा तुम कर सकते हो, कौन सा में अप्लाई करना है, कौन सा में नहीं करना। तो एज ऑफ रिकॉर्ड हमारे कॉलेज में यूजुअली 300 से 350 कंपनीज आती हैं, तो इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि तुम सारे में अप्लाई करो। पॉसिबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि 2n-1 जानना है तो लास्ट वीडियो वापस से देखना, वहाँ पे हमने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे आई बटन आएगा, आई बटन उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। हाँ कर देना वो सब, ठीक है। तो हाँ, तो ये दो चीजें कि या तो तुम सारी कंपनीज में बैठ नहीं सकते और बैठना पॉसिबल भी नहीं है, और 2n-1 वाली चीज भी है। तो तुम कैसे चूज करोगे कौन सा रोल तुम्हारे लिए सही है, कौन सा पैकेज तुम्हारे लिए सही है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक मैं 3 चीज़ों से एक जॉब ऑफर को देखता हूँ। एक तो है रोल, कि कौन सा रोल तुम्हें ऑफर कर रही है। तो तुम्हें जब एप्लीकेशन आता है या फॉर्म का लिंक आता है तो उसमें जेडी गिवन होती है। जेडी मीन्स जॉब डिस्क्रिप्शन, कि तुमसे वो क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या काम करवाएंगे। दोनों चीज़ें डिटेल्स में गिवन होती है कि तुमसे ये एक्सपेक्ट करती है कि पाइथन आना चाहिए या जावा आना चाहिए या नेटवर्क्स में नॉलेज होना चाहिए, कुछ भी हो तो डिटेल्स में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर होता है मेरे लिए कंपनी, कि कंपनी हिस्ट्री क्या है, क्या वो पुरानी कंपनी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड का क्या रहा है हमारे कॉलेज के साथ, और वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ उसका मतलब कोरा में थोड़ा पढ़ लेना तुम लोग रिव्यूज़ वगैरह एम्प्लॉयज़ का। और थर्ड मैं मानता हूँ सीटीसी देखो, थर्ड ऐसा नहीं है कि लास्ट डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए, सीटीसी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जरूर है, बट सीटीसी को मेन सीटीसी देख के भागने का ट्राई मत करना। बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आते हैं अच्छे इंप्रेसिव पैकेजेस लेके, बट उसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं जो हम तब नहीं दिखती। तो मेरे हिसाब से कैसे पिक करना चाहिए तुम्हारे लिए राइट जॉब या राइट तुम्हारा गोल जो होना चाहिए, वो साहिल थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बताओ साहिल। ठीक है, तो जो पहले इसने 3 फैक्टर्स बताए उससे तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये 3 चीजें तो सबसे पहले देखनी चाहिए किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले। उसके बाद मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए ना एक मेजर फैक्टर ये होना चाहिए कि तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है। तुम्हें अपने आप से पता होगा कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज क्या है। तुमने 4 साल बीटेक कर लिए, ठीक है, तुम्हें पता है तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तुम्हें पता है तुम्हें कितनी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आती है, तुम्हें पता है तुम्हें कितना ओएस डीबीएमएस ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है, तो तुम्हें उस हिसाब से अब डिसाइड करना है तुम कौन सी कंपनीज को टारगेट करने वाले हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ सीटीसी के बेसिस पे टारगेट करने वाले हो। तो लेट सपोज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज काफी अच्छी है, ठीक है, तो तुम कोशिश करोगे कि तुम्हें 10 LPA से ज्यादा की जॉब मिले।
है ना। तो उसके लिए अब तुम क्या कर सकते हो, या तो तुम सिर्फ बैठे रहो कि 10 LPA वाली जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे, है ना, वो आएंगी जब उनका टाइम होगा आने का, तब तक तुम बीच में खाली हो। तो तुम क्या कर सकते हो, उससे पहले एक सिक्योरिटी के लिए 4 लाख रुपीज वाली जॉब लेके रख सकते हो, या फिर 5 लाख रुपीज वाली जॉब लेके रख सकते हो। इससे क्या होगा कि तुम अपनी 10+ वाली कंपनी जो तुम्हारा गोल है उनके अंदर भी अप्लाई कर पाओगे, और तुम्हारे पास एक जॉब सिक्योरिटी भी हो जाएगी, तुम्हारे पास एटलीस्ट एक कंपनी तो है। कौन सा लेना है कौन सा छोड़ना है भाई, ये तो इतना तो कोई गारंटीड फॉर्मूला नहीं है। हमने भी हाँ हिट एंड ट्रायल से हो गया बस जैसे हुआ। तो हाँ ये वो है तो कि है। ऐसा मत करो कि सब में ही बैठना है, जो आ रही है सबको थोड़ा परखो चीज़ों को, कंपनीज के बारे में पढ़ो कि कौन सा रोल सही है कि नहीं, तुम्हारे लिए सही है कि नहीं। जैसे मान लो तुम्हें नहीं आती है SQL, बट तुम एनालिस्ट के लिए बैठ रहे हो, तो वो पॉइंट नहीं बनता ना। तो थोड़ा अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना ये चीज़ों को। तुम्हारा प्लेसमेंट है, तुम्हारे लिए है, तो तुम्हारा स्किल सेट और तुम्हारा जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसी बात पे स्किल्स और जजमेंट की बात हो रही, तो फोर्थ पॉइंट भी कुछ इसी से रिलेटेड है कि हाउ अ गुड रेज्यूमे और अ गुड प्रोफाइल कैन बूस्ट योर चांसेस मैसिवली। तो एक गुड रेज्यूमे और गुड प्रोफाइल के मतलब से हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा कॉलेज इस हिसाब से, आई वुड लाइक टू थैंक हमारे कॉलेज का जो सेटअप है उसमें हमसे तुम्हें पता ही होगा कि NTCC करवाती है हमसे समर्स में। NTCC में हमारा आता है प्रोजेक्ट्स, आता है पेपर्स आते हैं, और इंटर्नशिप्स का भी आता है 3rd ईयर में आई थिंक। तो तुम्हें तो तब लगता है कि क्या यार ग्रेडिंग के लिए है, ऐसा कुछ रिपोर्ट बना के बस चेप दो और क्या काम खत्म करो। बट क्या नहीं यार हमारी उसका छुट्टियां भी मारेंगे ये, क्या यार ये समर्स में भी हमसे काम करवाएंगे, 2 महीने का चैन नहीं है इनको, 75% अटेंडेंस के लिए रोज आते हैं, हमें अब तो छोड़ दो। ये हाँ सोचते हैं बच्चे। तो तो हमने भी सोचा, ऐसा नहीं कि हम बहुत एंजॉय करके कर चुके थे, हमने भी ऐसे ऐसे निकाल लिया। बट उसका रोल क्या है कि जब तुम CV में उसको मेंशन करते हो कि यू हैव डन प्रोजेक्ट इन समथिंग एंड्रॉइड डेवलपमेंट और इन मशीन लर्निंग के पे तुमने कुछ रिसर्च किया है, तो तुम्हारे क्या है ना कि होलिस्टिक ऑलराउंड चीजें तुम्हें कटिंग एज देता है वो। देखो जो कॉलेज का सिलेबस सबका कॉमन है पूरी इंडिया में, एक चेन्नई का बच्चा भी DS पढ़ रहा है, वो भी OS पढ़ रहा है तुम्हारी जैसे, DBMS पढ़ रहा है, बट दोनों को सेपरेट करने में ये तुम्हारा प्रोजेक्ट और ये रिसर्च पेपर का मेंशन शायद थोड़ा कटिंग एज दे सकता है तुम्हें। अब एक गलती बोलूंगा मैं, ये गलती खुद से सीखी है मेरी EY के एक्सपीरियंस से, कि रेज्यूमे में उतना ही लिखो जितना तुम जस्टिफाई कर पाओ। ठीक है, अब वो एक्सपीरियंस्ड बंदे 30-40 साल से यही काम कर रहे हैं, तुम उनके सामने उनको इम्प्रेस करने के लिए नहीं बैठे हो, तुम उनको जस्टिफाई करने बैठे हो कि हाँ ये हमें आता है, आप हमें चेक कर लो कि हमें आता है कि नहीं। तो उतना ही लिखो जितना तुम्हें आता है। अगर तुम्हें नहीं आती, तुम्हें मान लो क्या, हर बार DBMS का ही नाम लेता हूँ क्योंकि वो सच में नहीं आती नहीं चलो मान लो SDLC तुम्हें नहीं आती, SDLC मीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होती है। अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं आती, बट तुम्हें लगता है कि ये अगर मेंशन कर दूं तो मैं कूल बन जाऊंगा, उसे लगता है यार इसको इतनी सारी चीजें आती हैं, वो तुम्हारी गलती निकाल देगा और तुम वहां पे फंस जाओगे भाई साहब, बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाएगा, तुम वहां से बच नहीं पाओगे। तो उनको बेवकूफ मत समझो, तुम उनको तुम्हारे रिज्यूमे में तुम्हारा फर्स्ट इमेज है, तो बस फर्स्ट इमेज को वेरीफाई करते हैं इंटरव्यू में, यही होता है। तो और एक एडवाइस जो होगा कि अपना रिज्यूमे अपडेट करते रहना, चेंजेस करते रहना, उसमें सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करना। एक इंटरव्यू में तो तुम नहीं बैठोगे ना, 3-4 में बैठोगे, तो हर में जो तुम सीखोगे वो चेंजेस अप्लाई करते रहना। ये एक अच्छा रेज्यूमे कैसे बनाए वो चलो कभी और बताएंगे, एक इफेक्टिव रेज्यूमे कैसे बनाए चलो कभी और बताएंगे, कमेंट्स में बता देना अगर आपको चाहिए वो। तो इसी बात पे साहिल हमें बताएंगे हमारा आखिरी पॉइंट, 5th पॉइंट। सो गाइस 5th पॉइंट हमारा जो है वो है बी एक्टिव और बी फ्रेंड्स विद समवन हु इज एक्टिव। तो इससे कहने का मतलब ये है मेरा कि 6 सेमेस्टर के एंड के अंदर ना वॉलंटियर के फॉर्म्स निकलते हैं। वॉलंटियर किसके लिए कि ATPC और CRC हमारे यहाँ पर एक प्लेसमेंट सेल है जो कॉन्करेंटली वर्क करते हैं और आपके लिए प्लेसमेंट्स लेके आते हैं कॉलेज के अंदर। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट दोनों ये मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इनको चाहिए होते हैं वॉलंटियर सारे काम करने के लिए, कंपनी से इंटरेक्ट करने के लिए, और फिर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो सारे बच्चों के अंदर भिजवाने के लिए ये वॉलंटियर्स लेते हैं और उसके लिए फॉर्म निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आप वॉलंटियर बन जाते हो इसके लिए तो इससे आपको काफी एडवांटेज हो जाती है। सबसे पहले तो आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले मिलेगी,
ठीक है, तो आपका काम होगा औरों को डिस्ट्रीब्यूट करना और आपको पता चलती रहेगी वो इन्फॉर्मेशन, तो कोई कंपनी आएगी तो आप उसमें अप्लाई कर पाओगे। वरना ऐसा होता है कंपनी आके चली जाती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि वो कब चली गई थी। ठीक है, तो एक तो तुम्हें पता चलता रहेगा कंपनी आ रही है, कौन सी कंपनीज आ रही है, क्या चल रहा है कॉलेज में। ठीक है, या फिर अगर आप नहीं बन पाते वॉलंटियर तो कोई अपने किसी दोस्त को जो पढ़ा लिखा हो तुम्हारे में उसको भेज दो, उसको बनवा दो वॉलंटियर, ताकि एटलीस्ट उसको पता चले तो वो तुम्हें तो बता देगा। कोई ट्रस्टेड बंदा हो उसको भिजवा दो तो तुम्हें वो हेल्प कर पाएगा। ठीक है, और बाकी प्रियंका कुछ ऐड करना चाहेगा तो कर दे। इसमें और क्या ऐड करना है कि जैसे साहिल ने बताया कि वॉलंटियर्स में प्रेजेंट रहना है, क्योंकि नाम को तो हमारे वेबसाइट्स में इंफॉर्मेशन आ जाती है, बट वेबसाइट से भी पहले इन ग्रुप्स में पहले आता है, व्हाट्सएप पे सबसे पहले आता है। तो वॉलंटियर के प्रेजेंस से क्या होगा, तुम्हें फर्स्ट हैंड तुम्हें मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द वेबसाइट टू लोड और अपलोड। कई बार हो चुका है कि वेबसाइट अपलोड होने से पहले ही हमारा डेट निकल गया फॉर्म का, ऐसा होता है। तो तुम सारे फॉर्म्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहोगे। तो एटीपीसी और सीआरसी के बारे में और क्या बताऊं। एटीपीसी और सीआरसी दोनों हमारे प्लेसमेंट सेल है, जैसे साहिल ने बताया। एटीपीसी में हम जनरल ट्रेंड ये देखा है कि जो थोड़े लार्ज नंबर ऑफ बच्चे जब साथ में आते हैं, लार्ज मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे, तो वो वाली कंपनीज एटीपीसी ज्यादातर लाती हैं। अब मास रिक्रूटर मत समझना है इसको, अच्छी कंपनीज भी हैं जो उनके ट्रेंड रिकॉर्ड में ये है कि 40-50 बच्चे या 100 बच्चे साथ में जाते हैं, तो उसमें एटीपीसी की कंपनीज का हाथ होता है। और सीआरसी में हमने देखा है थोड़े एक्सक्लूसिव कंपनीज जो आ रही हैं, जो थोड़े ज़्यादा एमिटी के साथ क्लोज हैं, अच्छे कंपनीज, गुड नेम वाली कंपनीज। ऐसा नहीं कि दोनों में कोई डिफरेंशिएशन है, दोनों में एक्टिव रहना, दोनों का रोल बहुत ज़्यादा है, दोनों ही कंपनीज लाती है और हमारे लिए लाती है। तो यही है, प्लेसमेंट सेल में एक्टिव रहना इम्पोर्टेंट है। या तुम नहीं रह पाओ तो अपने एक दोस्त को भेज देना जरूर। ग्रेट, तो आई होप यार ये 5 टिप्स तुम लोगों को काफी पसंद आई होंगी, और हमने तो अपना काम कर दिया है एज सीनियर्स। ठीक है, तो अब तुम्हारा काम है कि टू मेक मोस्ट ऑफ दिस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो और हम एक ना व्हाट्सएप कम्युनिटी या फिर डिस्कॉर्ड कम्युनिटी हम वो भी बनाने वाले हैं, जिसके अंदर आप अपने सीनियर से इंटरेक्ट कर सकते हो, उनसे अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो, या अपने कोई सेशंस करना चाहते हो उनके साथ कि हमें कैसे करना चाहिए अप्रोच, किसी पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक कम्युनिटी बनाने वाले हैं, उसमें तुम अपने सीनियर से बात कर पाओगे। ठीक है, तो अगर तुम ये वीडियो में बताना चाहते हो हमको कि हम व्हाट्सएप बनाएं या फिर डिस्कॉर्ड बनाएं या टेलीग्राम बनाएं, तो वो कमेंट सेक्शन में हमको बता दो कि हम कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाएं जो तुम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, हम उसी के ऊपर बना देंगे। और फिर ताकि हम तुमको पर्सनली हेल्प कर पाएं सब बच्चों को, होपफुली। अगर तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर रहने दो, तो कोई बात नहीं, हम कुछ और पकड़ते हैं काम। ठीक है, नहीं तो एक और काम करना, लाइक और शेयर करना है, हाँ, कमेंट और सब्सक्राइब जो होता है एक यूट्यूबर का। नए हम यूट्यूब पे तो हमें याद नहीं हुआ इनको लाइंस, बट कर देना, थोड़ा अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद आया तो, हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना अगर कुछ और जानना चाहते हो आप। हाँ, और वो भी बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाए, हमें समझ नहीं आ रहा, तुम ही बता दो। ठीक है इसी नोट पे थैंक यू एवरीवन, थैंक यू साहिल, थैंक यू गाइस, थैंक यू प्रियंका, थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग, बाय।